क्या भारतीय जनता पार्टी की मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों पर हिंदुओं के रीति रिवाजों को जबरदस्ती थोपना चाहती है? तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो पिछले 4-5 सालों से देश भर में काफी ज्यादा डिबेट में है, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी। सबने सुना तो होगा, बट ये है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट ही इसे क्यों लाना चाहती है, और सोसाइटी को इससे क्या फायदा और नुकसान होगा, और मुस्लिम कम्युनिटी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, भला उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए समझते हैं इस वीडियो में इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है और इंडियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही यूसीसी को क्यों लाना चाहते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट को भारत के सभी क्षेत्रों में अपने नागरिकों को बराबर का अधिकार देना होगा। ये बेसिकली एक ऐसा कॉमन लॉ होगा जो सबको इक्वली ट्रीट करेगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन, कास्ट या जेंडर के हों। शादी, तलाक, खानदानी संपत्ति या बच्चों का गोद लेना, ये सब एक ही कानून के अंदर आ जाएगा। जैसे अभी क्या होता है कि हिंदू महिलाओं को तो अपने खानदानी जमीन और संपत्ति पर बराबर का हक होता है, मतलब जितना हिस्सा बेटों को मिलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत कानूनी रूप से उतना ही हिस्सा बेटियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिया गया है, जो कि यूसीसी के आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी ये अधिकार मिल जाएगा। उसी तरह से जो LGBTQ कम्युनिटी के हैं वो अभी किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते, क्योंकि पहला तो ये कि हमारा भारतीय समाज इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि छोटे बच्चों को पालने के लिए एक मेल और एक फीमेल पार्टनर का होना जरूरी है। लेकिन यूसीसी के आने के बाद एडॉप्शन या सरोगेसी के माध्यम से उन्हें भी पेरेंट्स बनने का मौका मिल सकेगा। आपने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। एक तरह से कहूँ तो ये वन नेशन वन लॉ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो यूसीसी का कॉन्सेप्ट है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज में होता है जहाँ सब लोग एक ही जैसे होते हैं। हमारे भारत जितना डाइवर्सिटी नहीं होता, बट हमारी कंट्री तो बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ इतनी सारी अलग अलग कम्युनिटीज, रिलीजन और बिलीफ्स के लोग हैं, तो यहाँ इस चीज को इम्प्लीमेंट करने से क्या फायदा होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहला फायदा तो यही है कि सबके लिए कानून बराबर होगा, यानी कि किसी रिलीजन या जेंडर के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको सेम लॉ के अंडर ट्रीट किया जाएगा, फेयर एंड स्क्वायर। नंबर 2 कि अभी हर रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं जो कभी कभी देश के यूनिटी को तोड़ते हैं। एक कॉमन लॉ ये सब बाउंड्रीज को मिटा सकता है। फिर क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, सब बराबर हो जाएंगे। हलाला, ट्रिपल तलाक और 4 शादियों जैसी सारी कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगी। इसके वजह से कुछ, जी हाँ सारे नहीं, सिर्फ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को इनसिक्योरिटी फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये सारी चीजें उनके धर्म के खिलाफ हैं और इस कानून के तहत उनके हक छीने जा रहे हैं, जिसके वजह से देश भर में विरोधाभास प्रोटेस्ट देखने को भी मिल रहा है। तीसरी चीज ये है कि हमारे पर्सनल लॉज ज्यादातर पैट्रियार्कियल हैं, जहां पुरुषों को सर्वोपरि माना गया है और महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं करते। तो यूसीसी से महिलाओं के अधिकारों का रक्षा करना भी संभव हो सकेगा। एंड ऑफ कोर्स कोर्ट का बर्डन भी कम होगा, जहां अभी अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग कानून के तहत फैसला देना पड़ता है, वो भी काफी हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूसीसी डायनेमिक सेकुलरिज्म को प्रमोट करेगा और सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगी। देश का सेकुलर फैब्रिक और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब हर चीज की तरह यूसीसी के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। ऐसा लगता है कि भारत में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना लगभग नामुमकिन सा है। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सबसे पहला तो ये कि भारत का डाइवर्सिटी काफी वास्ट है। इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस और इंटर रीजनल डिफरेंसेज काफी ज्यादा हैं। सबको एक कॉमन कानून में डालना इजी नहीं होगा। दूसरी कि हमारे नेताओं में पॉलिटिकल विल यानी हिम्मत की कमी है। आज की डेट में वोट बैंक पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है। बीजेपी और 2-3 पार्टी जिनके 90% सिर्फ हिंदू वोटर्स हैं, सिर्फ ये लोग ही हैं जो खुलेआम यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी था कि वो देश भर में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इनके अलावा बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यूसीसी को अपने मैनिफेस्टो में भी नहीं डालती, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें जो मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स मिलते हैं वो नहीं मिलेगी और उनके कट्टर सपोर्टर्स उनसे नाराज हो जाएंगे। तीसरा कि इसके लिए सोसाइटी अभी रेडी ही नहीं लगती। रिलीजियस और पर्सनल अफेयर्स पे लोगों को काफी इमोशनल अटैचमेंट होती है। धार्मिक चीजों को लेकर लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर तुरंत प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कम्युनल टेंशन हो जाती है, राइट्स होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में ये डर बैठा हुआ है कि अगर यूसीसी आएगा तो उनके धर्म या प्रैक्टिस खतरे में आ जाएंगे और हिंदुओं के रीति रिवाजों को जबरदस्ती उन पर थोप दिया जाएगा, जिससे गुस्सा होकर दंगे भी हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। जैन धर्म के अलग लॉज हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, सिखों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं। तो इन तमाम जो भी धार्मिक लॉज हैं उनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, तीनों बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी।
मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यूसीसी किसी भी जाति या समुदाय को नीचे दिखाने के लिए नहीं लाया जा रहा, बल्कि इसके आने से सबको बराबर का हक मिलेगा और समाज में इक्वालिटी बढ़ेगी। तो अब तक की डिस्कशन से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यूसीसी देश और समाज के लिए कितना अच्छा है और इसे क्यों आना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए और इसके लिए अब तक कितना प्रोग्रेस हुआ है। देखो, जो लोग कहते हैं कि भारत में यूसीसी को लाना इम्पॉसिबल है, उन्हें सबसे पहले गोवा की एग्जांपल जरूर दिखाओ, क्योंकि गोवा में ऑलरेडी सालों से कॉमन सिविल कोड चल रहा है, जो पोर्तुगीज कोड के आधार पर पोर्तुगीज टाइम सन 1867 में ही शुरू हुआ था और अब तक एकदम पीसफुली और सक्सेसफुली काम भी कर रहा है। और हिंदू कोड बिल में ही मुस्लिम्स के अलावा हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट सबको कवर करता है। तो अगर ये गोवा में पॉसिबल हो सकता है तो पूरे भारत में क्यों नहीं। अगर लेटेस्ट प्रोग्रेस की बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू किया। एकता को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी अब शादी करने की लीगल एज को मेन और वुमेन दोनों के लिए सेम कर दिया गया, जो कि 21 वर्ष है। तो एक तरह से जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट किया गया है। अब ये तो हुआ सोशल और पॉलिटिकल एंगल। चलो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि उनका इस विषय पर क्या मानना है और उन्होंने यूसीसी पर क्या बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं। चलो अब उन्हें जानते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हो तो आपको शाहबानो केस तो याद ही होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनिफॉर्मिटी जरूरी है और उन्होंने इस्लामिक डाइवोर्स केसेज में भी वाइफ को मेंटेनेंस देना अलाउ कर दिया था और तभी सीआरपीसी के सेक्शन 125 को अप्लीकेबल माना गया। फिर सरला मुगदल केस में रिलीजियस कन्वर्जन के कॉन्टेक्स्ट में वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूसीसी की बात हुई थी। और फाइनली जॉन वोलामैटन केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ऑर्डर ही दे दिया था कि जल्द से जल्द यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का स्टेप लीजिए। इसके अलावा राकेश शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को कोपार्सेनरी प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दिए। तो ये सब प्रूफ्स है कि धीरे धीरे यूनिफॉर्मिटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसा मैंने बोला, मुस्लिम कम्युनिटी को लगता है कि यूसीसी के आने से हिंदू धर्म उन पर हावी हो जाएगी, है ना। पर ये बस एक मिसकंसेप्शन है। अगर हम धीरे धीरे इस अप्रोच को अपनाएंगे, सभी धर्मों के स्टेक होल्डर्स को शामिल करेंगे, उनसे डिस्कशन होंगी, तो उन्हें भी ये एहसास हो जाएगा कि कॉमन कोड सबके लिए फायदेमंद होगी। भाई आखिर सेकुलरिज्म का मतलब ही तो यही है ना, इक्वल ट्रीटमेंट। कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं कि उनके पर्सनल लॉज उनके रिलीजियस फ्रीडम्स के अगेंस्ट है। आर्टिकल 26 कहता है कि लोग अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं। पर ये याद रखना भी जरूरी है कि आर्टिकल 44 का ऑब्जेक्टिव समाज के भलाई से है, रिलीजियस के इंटरफेरेंस से नहीं। तो फाइनली अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि आखिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहला तो ये कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि कॉन्सेंसस डेवलप हो सके। वोट बैंक पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड करना पड़ेगा यार। भला कब तक धर्म की राजनीति करोगे, थोड़ा तो देश के बारे में भी सोचो। नंबर 2 कि गवर्नमेंट रिलीजियस ग्रुप्स और पर्सनल लॉ बोर्ड्स को टेबल पर लाके उनके बीच कॉन्सेंसस डेवलप करे। जैसे 21st लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था कि पहले पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए, जैसे कि ट्रिपल तलाक को बैन किया गया और वो एक बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव डिसीजन था। 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी जल्द ही आने वाली है। 90% चांस है कि ये रिपोर्ट भी यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन को ही रिकमेंड करेगी। तो फाइनली बात ये है कि हम जैसे हेट्रोजीनियस सोसाइटी में यूसीसी एक ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव चेंज होना चाहिए। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के वजह से रेसिस्टेंस क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करे तो ये सभी धर्मों और कम्युनिटी के बीच एकता और अखंडता के लिए काफी जरूरी है, जिसके लिए वन नेशन वन लॉ होना ही चाहिए। तो ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इससे यूसीसी को समझने में आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 17 दिनों की मेहनत लगी है रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो तो आप इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स, डाटा और इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और ओपिनियन भी जरूर बताना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।